चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। सूडो हैलाइड से पहला टॉपिक आज की क्लास का हमारा सूडो हैलाइड और सूडो हैलोजेंस। सेम टाइप के वर्ड्स हैं। जैसे हैलोजन से हैलाइड बनता है, जैसे हैलोजन से हैलाइड बनता है। अगर मैं लेता हूं एफ, एफ से एफ माइनस बना दूं तो ये हैलोजन कहलाता है, ये हैलाइड कहलाता है। बिल्कुल उसी तरह का रिलेशन है सूडो हैलोजेंस में और सूडो हैलाइड्स में। इसके ऊपर डायरेक्टली जेई में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन जेई में आ चुका है। सिंपल यही पूछा जाता है इनमें से कौन सा हैलाइड नहीं है, इनमें से कौन सा सूडो हैलाइड नहीं है। नोट कीजिए बेटा, फ्यू आयंस आर नोन कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर एटम्स at least one nitrogen that have properties similar to those of halide ions. They are therefore called pseudo-halide ions. Pseudo-halide ions are univalent and these form salt resembling with the halide ions. For example, the sodium salts are soluble in water, but silver salts are insoluble. The hydrogen compounds are acid-like halogen acids, HX. Some of the pseudo-halide ion combines to form dimers comparable with the halogen molecules like X2. These include cyanogens. ऐसे बहुत सारे examples हैं मेरे पास। CN2, जैसे आप CN माइनस देखें, अगर CN2 ले रहा हूं तो बेटा ये 2CN माइनस में टूट सकता है। जैसे यहाँ पे F2 लिया था, ये 2F माइनस में ब्रेक कर सकता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, N का होना मैंडेटरी है बेटा, N का होना मैंडेटरी है, N का होना मैंडेटरी है। प्लीज नोट कीजिए, 1 मिनट का समय दे रहा हूं आपको इसे नोट करने का। ये जेई एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में से मैंने उठाया है। इसके ऊपर क्वेश्चन पास्ट में जो भी आए हैं, बिकॉज इसमें नाइट्रोजन नहीं है, दैट्स वाई सूडो हैलाइड का काम नहीं कर सकता। एन 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 माइनस कुछ नहीं है बेटा, ये एजाइड है। N3 माइनस जो आप पढ़कर आए हैं, N3 माइनस। नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है। सूडो हैलाइड्स बेटा ऐसे स्पीशीज होते हैं, ऐसे एनाइंस होते हैं जिनमें N माइनस, N प्रेजेंट होना मैंडेटरी होता है और ये बिहेव करते हैं हैलोजेंस की तरह। कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनकी जो पता होनी चाहिए आपको। इन 6 के अलावा कुछ और जिंदगी में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ये 6 पॉइंट जेडीली के अंदर दिए हुए हैं सूडो हैलाइड्स के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है बेटा, इट फॉर्म्स एन एसिड HCN। Cn माइनस जो है रिसेंबल करता है किसके साथ में, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस के साथ में, क्योंकि HCN बनाता है जैसे HCl, HBr, HI बनाते हैं। इट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स साइनोजन, CN2 बन सकता है। इट फॉर्म इनसॉल्युबल सॉल्ट्स विद Ag+, Pb2+, Hg+, जैसे बाकी हैलाइड्स करती हैं। इंटर सूडो हैलोजन कंपाउंड्स ClCN, BrCN, ICN कैन बी फॉर्म्ड। अभी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में पढ़ाऊंगा आज की क्लास में आपको, कि जैसे IF7, IF5, BRF3, BRF5, ClF3, ये सब क्या है, ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कहलाते हैं बेटा। ये क्या कहलाते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कहलाते हैं ये। सूडो हैलाइड इसी टॉपिक में पहली बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। AgCN is soluble in water but soluble in ammonia as in AgCl। ये बेसिकली रिसेम्बलेंस किस किस चीज में उसके ऊपर डिस्कशन था। इट फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस सिमिलर टू हैलाइड कॉम्प्लेक्सेस। CN को कई जगह हम हैलाइड्स की जगह इस्तेमाल करते हैं। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज पे आता हूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस में बहुत रिएक्टिव होते हैं हैलोजेंस। Among them, fluorine is more reactive. Fluorine is most reactive. As we move down the group, reactivity decreases. This is due to the decrease in electronegativity. In general, halogen form atomic number oxidized halide ions to the higher atomic number. That is, F2 displaces Cl2, Br2 displaces I2 from their salt, and Cl2 displaces Br2, I2, whereas Br2 displaces I2 from its salts also. देखो बेटा, जब भी मैं F2 की रिएक्शन 2x माइनस से करा रहा हूं तो F माइनस और X2 बन जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो क्या करेगी, वो डिक्रीज करेगी।
अगर मैं बात करता हूं F2Cl2Br2 की, अगर F2Cl2 Br2 और I2 की, F2 रिप्लेस कर सकता है Cl2 को भी, Br2 को भी और I2 को भी। Cl2 रिप्लेस कर सकता है Br2 को और I2 को, Br2 रिप्लेस कर सकता है I2 को सिर्फ। ठीक है, F2 रिप्लेसेस, या आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि F2Cl2Br2I2, अगर F माइनस के F2 से F माइनस बन रहा है, F2 से F माइनस अगर बन रहा है तो बेटा जीरो स्टेट से -1 में जा रहा है, जीरो स्टेट से -1 में जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन हो रहा है। अगर रिडक्शन हो रहा है तो क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। क्या बनेगा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। चलिए स्टॉप राइटिंग, यहां ध्यान देना, कुछ अच्छे टॉपिक, अच्छे कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, अच्छे कुछ कंसेप्ट बता रहा हूं जिनके ऊपर क्वेश्चन आईआईटी में पूछा जाएगा, तो एडवांस पे ही पूछा जाएगा बेटा, एडवांस में ही पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए बेटा, FCl Bri, अगर मैं इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करता हूं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, अच्छा कंसेप्ट है एक, वो वैल्यू है 1681 1256 1143 1009। ठीक है, आयनेशन एनर्जी इनकी आपको फर्स्ट आयनेशन एनर्जी मैंने दी है। क्या करवाना चाहता हूं मैं, उसको ध्यान से समझना, क्या सवाल इसके ऊपर पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बेटा ये आ सकता है कि जैसे अगर मैं हाइड्रोजन की आयनेशन एनर्जी की बात करता हूं, हाइड्रोजन की आयनेशन एनर्जी कितनी होती है, इट इज 1311 1311। ये सारी वैल्यूज किलोजूल पर मोल में है, ये सारी वैल्यूज किलोजूल पर मोल में है। ठीक है, हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी अगर मैं कंपेयर करता हूं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से, तो बेटा इलेक्ट्रॉन निकालना, इलेक्ट्रॉन निकालना कहां पे आसान लगता है आपको, इलेक्ट्रॉन निकालना कहां पर आसान लगता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या हाइड्रोजन? आयोडीन में। या क्या मैं ऐसा कह सकता हूं बेटा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू इन तीनों के, एज कंपेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल है। ये बात बिल्कुल 100% सच है। बट फिर भी हाइड्रोजन इजीली H से H प्लस बना लेता है, जबकि Cl से Cl प्लस बनाना बहुत मुश्किल काम है, Br प्लस बनाना और मुश्किल काम है, I प्लस फिर भी बन सकता है, I प्लस सम केसेस में बन जाता है। तो ये एक चीज है जिसके ऊपर मैं डिस्कस करना चाहता था आपसे। इसके बाद फिर मैं एक अच्छा टॉपिक उठाऊंगा आज ऑक्सो एसिड्स के बारे में, वहां पे कुछ ट्रेंड्स में उल्टा है, वैल्यू बिल्कुल याद नहीं होंगी, याद नहीं करनी है किसी को भी बेटा। वनीशा कह रही है सर नेसेंट हाइड्रोजन इज वेरी रिएक्टिव, बेटा यहाँ पे H2 भी लूंगा तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ H2 भी लूंगा। देखो अल्टीमेटली आयनेशन एनर्जी की जब आप डेफिनेशन पढ़ जाते हैं, आयनेशन एनर्जी की डेफिनेशन जब आप जाते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल व्हेन द एटम इज इन गैसियस स्टेट, आइसोलेटेड गैसियस एटम से, आइसोलेटेड गैसियस एटम से। चलिए इसके ऊपर कुछ नोट लिखवाना चाहता हूं, उसे प्लीज नोट कीजिए। हाइड्रोजन हैज, क्वेश्चन इसके ऊपर बेटा असर्शन रीजन में भी आ सकता है, क्वेश्चन इसके ऊपर मोर देन वन करेक्ट में भी आ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
because H plus is small in size, small in size, या इससे पहले एक बात और यहां पे ही नोट करना चाहूंगा मैं, ionization energy is the energy required to remove electron from outermost shell when atom is in isolated gaseous state. Usually we have either crystalline structure or a solution. Again, because H plus is very small in size, crystal containing H plus, crystals containing H plus have a high lattice energy. And in solution, the hydration energy also very high. The value of ionization energy. Usually we have either crystalline structure or a solution. देखिए बेटा, आयनेशन एनर्जी, अगर आयनेशन एनर्जी की बात कर रहा हूं तो आयनेशन एनर्जी के अलावा दो फैक्टर्स और आपको ध्यान रखने हैं. पहला फैक्टर है लैटिस एनर्जी का, दूसरा फैक्टर है हाइड्रेशन एनर्जी का. आपको याद होगा जब आपने एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा होगा तो Li की जब बात करते हैं, Li प्लस को जब हम एक्वा सॉल्यूशन में लेते थे उसकी स्टेबिलिटी अचानक से बढ़ जाया करती थी. उसका कारण क्या था? क्योंकि Li प्लस की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा थी. Li प्लस का कैटाइन जितना छोटा होगा उतना वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस है, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, वहां पे आकर के वो इजीली क्या कर सकता है, अपने आप को एडजस्ट कर सकता है. दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन कि अगर मैं हैलाइड्स की बात कर रहा था कि यह क्लोरीन, हैलोजेंस की बात कर रहा था, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबका साइज बड़ा होता है जिसकी वजह से इनकी हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, वो कम हो जाती है. इसलिए इलेक्ट्रॉन आयनेशन एनर्जी उसके ऊपर डोमिनेट कर जाता है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना उनके लिए मुश्किल हो जाता है. बेटा क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन ये दिया था मैंने कि H2 से H प्लस बनाना आसान है, जबकि Cl2, Br2, I2 इन सब से X प्लस बनाना मुश्किल काम है, जबकि हाइड्रोजन की आयनेशन एनर्जी जो थी वो इनसे कहीं ज्यादा थी. ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो मेरे बच्चों. आयनेशन एनर्जी में एक ही फैक्टर काउंट होता है, आयनेशन एनर्जी में एक ही फैक्टर काउंट होता है. लैटिस एनर्जी का मतलब आपने लैटिस वर्ड कहां सुना था पहली बार? दीपिका प्लीज वेट. लैटिस एनर्जी का लैटिस एनर्जी आपने वर्ड सुना था केमिकल बॉन्डिंग के अंदर. जितना ज्यादा आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी हाई. क्या ये बात सही है? क्लियर है? अब यहां पर एक बात समझो, जब भी हम बात करते हैं, चाहे मैं हेलोजेंस की बात करूं या मैं हाइड्रोजन की बात करूं, कभी भी आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्टेंस नहीं होती है इनकी. क्या होता है, या तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में होते हैं या किसी सॉल्यूशन में होते हैं. सॉल्यूशन वर्ड आते ही हाइड्रेशन एनर्जी पिक्चर में आती है, क्रिस्टलाइजेशन आते ही आपका क्या पिक्चर में आता है,
लैटिस एनर्जी पिक्चर में आती है। अगर बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी रिलीज बहुत ज्यादा हो रही है, बॉन्ड को तोड़ने के बाद एनर्जी रिलीज बहुत ज्यादा हुई, तो उसी एनर्जी का थोड़ा सा हिस्सा मैंने इलेक्ट्रॉन को निकालने में इस्तेमाल कर लिया। ओवरऑल आपको क्या देना है, ओवरऑल आपको क्या देखना है मेरे बच्चों, कि हाइड्रोजन में H+ बनाते हुए क्या क्या फैक्टर आ रहे हैं। अगर हाइड्रोजन क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता, हाइड्रोजन क्रिस्टलाइन फॉर्म में अगर होता हमारा, तो लैटिस एनर्जी इसकी ज्यादा होती है साइज छोटा होने की वजह से, और सिमिलरली हाइड्रेशन एनर्जी भी इसकी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी ज्यादा होने की वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर इफेक्ट नहीं आता। ये दोनों फैक्टर तोड़ने पे इसे क्या कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ना देने के फेवर में है। अगर दो फेवर हमारे पास स्ट्रॉन्ग हैं तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, लेकिन Cl2 Br2 I2 इनका साइज बड़ा होता है। साइज बड़ा होने की वजह से क्या होता है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी भले ही थोड़ी सी कम है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, बट इनकी लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा कम है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। ठीक है, प्लीज नोट कीजिए, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, फिर मैं आगे चलता हूं। बेटा फेवर नहीं कर रहा, देखो इलेक्ट्रॉन को निकालने में इतना समझ में आता है, इलेक्ट्रॉन को जब निकालना होगा हमें, अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना। अगर एनर्जी रिलीज किसी और तरीके से बहुत ज्यादा आ रही है, तो एनर्जी रिलीज जब बहुत ज्यादा हो रही है तो एनर्जी एब्जॉर्ब वहीं से वहीं हो जाएगी, तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए वापस आ रहा हूं। आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा। इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा बेटा अभी मैं। बेटा जनरली गैसियस फेज में कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कोई भी चीज अगर होती है ये किसी ना किसी क्रिस्टलाइन फॉर्म या किसी मिक्सचर के फॉर्म में होगा। आज क्लास शुरू की थी मैंने हेलोजन से, सूडो हैलाइड, सूडो हेलोजेंस। एक पेज छोड़ देना इसके लिए, एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, इसके बाद मैं जनरल ट्रेंड्स पर आया हूं। यहां मैंने आपको बताया था कि F2Cl2Br2 जैसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप हेलोजेंस में आता हूं तो ऊपर वाली हेलोजन नीचे वाले हेलोजेंस को क्या कर देती हैं, ऑक्सीडाइज कर सकती हैं। चलिए एक टॉपिक और बताना चाहता हूं जो बहुत जरूरी होता है समझना उसे, क्योंकि इसमें कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन्स रहती है और ये एनसीईआरटी में बहुत बेकार दिया हुआ है, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर, जेड कर लेना इसकी जगह। एक टेबल बनवा रहा हूं बेटा, इसे एज इट इज बना लेना। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन लिखा है ये, हाफ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, हाफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। हाफ एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। लास्ट में लिखना सम ऑफ डेल्टा एच। ये पैराग्राफ, ये जो कॉलम बनाया है बेटा, ये कॉलम लास्ट में आएगा, इसके आगे, इसके आगे वाला कॉलम यहां बनाया है मैंने। ऑक्सीडाइजिंग पावर किस किस चीजों पे डिपेंड करती है,
एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन सिर्फ यहां पर काउंट होगी। यस प्लीज, यहाँ ध्यान दो, पहले नोट करो साथ साथ। ये दोनों ऑलरेडी गैसेस थी, ये लिक्विड था, ये सॉलिड था। ये वैल्यूज लिखे बेटा मैंने इन सब की, क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व हुए होंगे। देखो कोई अगर चीज सॉलिड में है तो सॉलिड से पहले लिक्विड में गई है, लिक्विड से गैस में गई है, गैस से डिसोसिएशन हुआ है। आप ऐसे समझो अगर I2 है, पहले I2 सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से फिर ये I में टूटेगा, 2I में डिसोसिएशन मतलब आया यहाँ पर, दैट इज 2I, माइनस नहीं आएगा यहाँ पर। अब इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, I माइनस बनाया, यहाँ पे हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन की वैल्यू है -274। देखो ये 5 फैक्टर्स हैं जिसपे ऑक्सीडाइजिंग पावर नोट मेजर की जाती है। इसके ऊपर जेई में एक बार क्वेश्चन ये आया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन से एक फैक्टर पे डिपेंडेंस नहीं करती ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या है मेरे बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब है कितना इजीली इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। F2 में ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसको कहते हैं आप, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या पड़ी थी, जस्ट रिवर्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। आपने आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन डालना था, उसके बाद एनर्जी कितनी रिलीज हुई है, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती थी। लास्ट कॉलम इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अब इसमें आपको क्या देखना है मेरे बच्चों, ध्यान से समझना। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, एनर्जी सिस्टम को दी गई होगी या उससे निकाली गई होगी। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। वेपराइजेशन, लिक्विड से गैस में जा रहा हूं, अगेन क्या किया है, एनर्जी दी है सिस्टम को, फिर से पॉजिटिव होगी ये। डिसोसिएट कर रहा हूं तो ये भी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। यहाँ डिसोसिएट करने के लिए भी क्या होगा, बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा, अगेन एनर्जी मैंने सिस्टम को दी है यहाँ पर। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस में है, हाइड्रेशन माइनस में है। अब इन सब का जब सम करके हम निकालते हैं डेल्टा एच सिस्टम का, तब हमारे पास आती हैं कुछ वैल्यूज। उन वैल्यूज को आप यहाँ पे नोट करना, आपको ऑक्सीडाइजिंग पावर की वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है।
ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजेंस। इन्हीं वैल्यूज से देखो, एक बात समझना ध्यान से, क्वेश्चन कैसे कैसे और पूछे जा सकते हैं मेरे बच्चों, क्वेश्चन कैसे कैसे और पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा था कि क्लोरीन और फ्लोरीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, क्लोरीन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा है, क्लोरीन की यानी Cl माइनस F माइनस से ज्यादा स्टेबल है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्या Cl माइनस F माइनस से ज्यादा स्टेबल है? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ ज्यादा नजर आ रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्लोरीन ने ज्यादा खुशी जाहिर की है। बट अगेन क्वेश्चन ये आता है, जो इससे पहले वाली रिएक्शन मैंने आपको लिखवाई है कि फ्लोरीन डिस्प्लेस कर देता है क्लोरीन को, यानी फ्लोरीन ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बेटा क्या समझाना चाहता हूँ, खाली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बेसिस पे मैं नहीं बोल सकता कि इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। प्लीज नोट कर लिया सभी ने? जल्दी बताओ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ F2 333 है बेटा ये। आपको जो पॉजिटिव्स हैं उन्हें ऐड करना है, जो नेगेटिव्स हैं उसमें से माइनस करना है। तो डेल्टा एच आएगी नेगेटिव में ही, डेल्टा एच आएगी यहाँ पर नेगेटिव में ही, डेल्टा एच किस में आएगी? नेगेटिव में आएगी। तो जिसकी जितनी बड़ी डेल्टा एच आएगी उतनी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी। तो ऑब्वियस है फ्लोरीन की ज्यादा आनी चाहिए। बेटा बिल्कुल याद नहीं करना है, जस्ट मैंने आपको डेटा से समझाया है, ठीक है? डेटा से मैंने आपको ही समझाया है सिर्फ। चलिए, शुड आई इरेज दिस? नोट कर लिया सभी ने? इन द सेम वे, जब मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करता हूं, जब मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करता हूं, इसके साथ साथ मैं एसिडिक स्ट्रेंथ का फंडा और बता रहा हूं आपको। हेलोजन एसिड्स, जैसे मैंने उस दिन डिस्कस किया था, HF, HCl, HBr और HI और HI, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने क्या लिखे थे? F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। इनके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने आपको कॉन्जुगेट बेस दिखाए थे और कहा था I माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल है, I माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल है, I माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल है, ऐसा मैंने आपको बताया था। और कहा था HI जो होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है? अब यहाँ हेलोजन एसिड्स जो होते हैं, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ किस किस पे डिपेंड करती है? एसिडिक स्ट्रेंथ इज डिपेंडेंट ऑन फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन, फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन प्लस फ्री एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन प्लस आयनेशन एनर्जी ऑफ H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ X माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ X माइनस प्लस
फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ H प्लस एंड X माइनस, H प्लस एंड X माइनस। इन पांच फैक्टर्स पे डिपेंड करती है क्या, एनर्जी हमारे पास कैसे आई है या स्टेबिलिटी हमने कैसे देखी है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्वेश्चन बेटा ये भी आ सकता है। देखो अभी तक हम लोगों ने एसिडिक स्ट्रेंथ के क्या क्या फंडे पढ़े थे, कितना आराम से H प्लस निकल सकता है, कितना इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। बट H प्लस निकालने के लिए देखो बेटा HF जो बना हुआ है या HCl जो बना हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन आयनेशन एनर्जी इसकी काउंट होती है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी काउंट होनी चाहिए। गिब्स एनर्जी की बात हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल सजल जैन बेटा, हम गिब्स एनर्जी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जितना ज्यादा डेल्टा जी नेगेटिव उतनी ज्यादा फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, जितना ज्यादा डेल्टा जी नेगेटिव उतनी ज्यादा क्या अपने पास आएगी फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। इसका भी मैं आपको डेटा देना चाहूंगा अगर मिल जाता है मुझे। HF, HCl, HBr, HI, जस्ट फॉर योर नॉलेज समझा रहा हूं क्या क्या इनकी वैल्यूज हैं ताकि आप खुद से कैलकुलेट कर सको। दिस इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ डिहाइड्रेशन। एंथैल्पी ऑफ डिहाइड्रेशन जो है इनकी वैल्यूज 48, 18, 21, 23। एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन 574, 428, 393, 363 वैल्यू दी हुई है। जस्ट फॉर योर नॉलेज है 295। आपको कोई डेटा याद नहीं रखना है बेटा। आयनेशन एनर्जी ऑफ H, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ X, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, डेल्टा H, T डेल्टा S की वैल्यू और डेल्टा G। ये तो सब सेम रहने वाली है। 1311 जो भी लिखी थी हमने, 1311, 1311, 1311। एफिनिटी की वैल्यू -338, -355, 331, 302। यहाँ दो पार्ट डिवाइड करूंगा, H प्लस और X माइनस। H प्लस और X माइनस, H प्लस की सेम रहेगी -1091, 1091, 1091, 1091। X माइनस की हो जाएगी हमारे पास -513, -370, -339, -394, -18, -68, -75 and -167। डेल्टा ST डेल्टा S है 51, 56, 59, 62। वैल्यूज आ जाएंगी -69, -124, -134 एंड -229। ठीक है बेटा, तो 5 फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। टेबल बेटा नोट कर लो, टेबल नोट कर लो।
ये आपको ये बताएगी कि आपने जो अभी तक सुना कि मैंने आपको बताया था 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है एसिडिक स्ट्रेंथ, 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है एसिडिक स्ट्रेंथ। 5:15 पे क्लास स्टार्ट हुई थी मनन जैन। 5 फैक्टर्स क्या हैं? पहला फैक्टर है एंथैल्पी ऑफ डिहाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन एंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ H, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ X, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन डेल्टा S, T डेल्टा S और डेल्टा G। चलिए कितने टाइप्स के ऑक्साइड्स पॉसिबल हैं? टॉपिक का नाम क्या है सर? डेल्टा G ऑफ HF -69। पॉजिटिव वालों को पॉजिटिव जगह ऐड करना, नेगेटिव वालों को नेगेटिव के साथ ऐड करना। और डेल्टा G क्या होता है? डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। गिब्स एनर्जी आप लोगों ने पढ़ी हुई है। चलिए कोई बच्चा पूछा सर फाइनल ऑर्डर ऑक्सीडाइजिंग पावर का बता दीजिए। बेटा ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑब्वियस सी बात है F2 Cl2 Br2 और I2। दिस इज द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग पावर। चलिए बेटा चलो बेटा, इसके बाद एक टॉपिक हमारे पास है। वैसे वो ट्रेंड्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इस टॉपिक में से, बहुत ज्यादा कुछ और रिएक्शंस आपको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक अच्छा ट्रेंड है, दैट इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस। ऑक्सो एसिड्स, ये शायद मैंने पहले आपको नोट करवाया था बीच में जब मैं स्पेस छुड़वाया होगा आपसे। क्या किया है हमने पहले डिस्कस? HCl HClO3। जस्ट अ सेकेंड, नोट कर लो इसे जल्दी से। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस, एक टेबल और बनाओ। ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज Cl2 Br2 I2, थर्मल स्टेबिलिटी एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर, HOCl HClO2 HClO3 HClO4 HOBr
HOBr3, HBrO4, HOI, HiO3, HiO4। स्टेट यहाँ पे +1 आ रही है, +3, +5, +7, +7। सभी में अगर सेंट्रल एलिमेंट की मैं हाइब्रिडेशन देखता हूँ बेटा, सभी में सेंट्रल एटम की हाइब्रिडेशन जब देखता हूँ, HBrO3 होना चाहिए बेटा। ये सारी हाइब्रिडेशन क्या आती है, sp3 आती हैं। सारी हाइब्रिडेशन क्या आती हैं, sp3 आती हैं। अगर मैं एसिडिक कैरेक्टर की बात करता हूं, अगर मैं एसिडिक कैरेक्टर की बात करता हूं, एसिडिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप, यहाँ पे जब मैं डाउन द टेबल के थ्रू जा रहा हूं, अगर मैं बात कर रहा हूं HClO4, HClO3, HClO2 और HOCl, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ रहती है इनकी। ये समझ में आता है? आपको याद होगा मैंने बताया था, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट हायर विल बी द एसिडिक कैरेक्टर। बेटा ऑक्सो एसिड में HOF का सिर्फ एक ही होता है, HOF। HOF सिर्फ एक ही एसिड होता है, इसलिए उसे मैंने सीरीज में काउंट नहीं किया है। थर्मल स्टेबिलिटी की अगर बात करता हूं, प्लीज इस टेबल को ध्यान से रखना, IIT में बहुत बार क्वेश्चन आया है। ये इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, ये डिक्रीज करती है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अगर इधर जाऊंगा तो एसिडिटी डिक्रीज करेगी। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। अगर मैं आपसे कंपेयर कर रहा हूं HClO4, HBrO4, HOI4, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो इसका ट्रेंड बेटा ये रहने वाला है, इसका ट्रेंड ये रहने वाला है, इसका ट्रेंड ये रहने वाला है। करवा दिया है, ओके। ये भी बता दिया था ये उल्टा क्यों है। अभी तक आपको ये समझना चाहिए, बिल्कुल बता चुका, नेसेंट ऑक्सीजन बिल्कुल सही है। इन सॉल्यूशन, एक नोट करके लिख लो, इन सॉल्यूशन HOX produces nascent oxygen, HOX produces nascent oxygen which makes them strong oxidizing agent। जबकि होना उल्टा चाहिए था, जितनी ज्यादा स्टेट होती है, जितनी ज्यादा स्टेट होती है, जितनी ज्यादा स्टेट होती है, जितनी ज्यादा स्टेट होगी उतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर होना चाहिए था। बट इस केस में उल्टा होता है बेटा, इस केस में उल्टा होता है। ये टेबल बहुत 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 ज्यादा जरूरी है बेटा, प्लीज इसको ध्यान रखना। चलो हेडिंग डालो, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, द कंपाउंड्स ऑफ वन हैलोजन with the other are called interhalogen compounds। The main reason for their formation
for their formation is the large electronegative difference, is the large electronegativity difference. Electronegativity and the size difference. Generally A is taken as less electronegative and B is taken as more electronegative. कितने टाइप्स के पॉसिबल हैं वो डिस्कस कर रहा हूं, जल्दी नोट करो बेटा। ये आयनिक नहीं होते हैं अथर्व, ये आयनिक बिल्कुल नहीं होते हैं। थर्ड लाइन में लास्ट वर्ड लार्ज। बेटा एफ और आई में साइज का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। अगर डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो साइज का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। देखिए टाइप क्या हो सकते हैं, ए बी टाइप हो सकता है, ए बी 3 टाइप हो सकता है, ए बी 5 टाइप हो सकता है और ए बी 7 टाइप हो सकता है। ए बी 7 टाइप हो सकता है। एग्जाम्पल CLF, BRF, BRCL, ICL, IBR, IF। इसमें आपको समझ में आ रहा होगा ए और बी में मैंने ए किसको लेना है, ए मुझे लेना है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और बी लेना है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहां पे हो सकते हैं CLF3, BRF3, IF3, ICL3। BRF5, IF5 और यहाँ पे IF7 एक ही एग्जांपल है। यहाँ आके आपका हेलोजेंस टॉपिक खत्म होता है। IF6 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता बेटा, क्यों एग्जिस्ट करेगा? सिंगल इलेक्ट्रॉन का आप क्या करोगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन का आप क्या करोगे? CLF5 भी एग्जिस्ट नहीं करता। देखो आपको क्या ध्यान रखना है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा पावर ज्यादा जाने की जरूरत है। देखो अगर I+7 में है, IF7 अगर मैं देखता हूं, IF7 के अंदर बात करता हूं तो I+7 में F- में है। अगर इन दोनों में देखो F और Cl में, F और Cl में जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो F की ज्यादा है, नो डाउट एट ऑल Cl से, बट इतनी ज्यादा नहीं है कि इसे +7 में ले जाए या +5 में ले जाए। ठीक है, आपको ये चेक करना है मेरे बच्चों कि आपको ये चेक करना है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जितना ज्यादा है, आपको ये चेक करना है कि फ्लोरीन जो है ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये I को +7 में ले जा सकता है, Br को IF7, Br को +7 में नहीं ले जा सकता। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जितना ज्यादा है, I और F के सबसे ज्यादा इंटर हैलोजन कंपाउंड्स पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, ICL बन सकता है, ये रहा तो बेटा ICL इज गिवन हियर। एक बच्चा पूछ रहा है सर हायर ऑक्सीडेशन से हाई एसिडिक कैरेक्टर वाई, एसिडिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है? IH7 भी एग्जिस्ट नहीं करता बेटा। चलिए ग्रुप 18 पर आता हूं।
इनकी स्ट्रक्चर के ऊपर भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं बेटा, इनकी स्ट्रक्चर्स के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए और बी दोनों हेलोजन है, इंटर हेलोजन कंपाउंड, तभी तो कहा है मैंने इन्हें। हेडिंग डालो ग्रुप 18, दैट इज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन। अगेन आरएन के बारे में ज्यादा पढ़ते नहीं है, रेडियो एक्टिव इन नेचर है। ठीक है, स्टेबल होते हैं, नोबल गैसेज हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, जनरली कंपाउंड नहीं बनाते हैं। सर प्लीज टेल मी हाउ टू डू द कंपाउंड्स एंड देयर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स एंड देयर फॉर्मूला अभी डिस्कस कर लूंगा। IF7 बेटा एग्जिस्ट करता है, IF7 एग्जिस्ट करता है। पहला पॉइंट लिखिए एटॉमिक रेडियाई, ऑब्वियस सी बात है इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इनके बीच में वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो किस पे डिपेंड करता है बेटा, विच डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ एटम। साइज जितना ज्यादा होगा, साइज जितना ज्यादा होगा उतना वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। इसीलिए जब मैं डाउन द ग्रुप जाता हूं तो बेटा लिक्विफिकेशन करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है, लिक्विफिकेशन की प्रॉपर्टी बढ़ती जाती है। एक पॉइंट, सेकंड पॉइंट नोट कीजिए, इसके बाद सेकंड पॉइंट नोट कीजिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली वो भी इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सेम रीजन, बिकॉज वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। थर्ड पॉइंट जो जरूरी है वो है लिक्विफिकेशन। इट इज डिफिकल्ट टू लिक्विफाई। आपको याद होगा, मेरी बात सुनो ध्यान से, पहले एक बार जल्दी से सुनो। लिक्विफिकेशन का मतलब क्या है, आपने गैस लॉ चैप्टर पढ़ा था, उसमें दो अजम्पशन लिए थे। पहला अजम्पशन क्या था कि गैसेस के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। दूसरा अजम्पशन क्या था, मॉलिक्यूल का साइज बहुत छोटा है। अगर बेटा गैसेस के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता तो कोई भी गैस लिक्विफाई नहीं हो पाती। यहाँ पे मैं अगर बात करता हूँ नोबल गैसेस की, इनके बीच में मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वंडरवॉल फोर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो बेटा ये हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, इन सबसे वीक है, इन सबसे ये वीक है, इन सबसे वीक है। कौन सा बॉन्ड, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट्स व्हाई इन्हें लिक्विफाई करना क्या है, डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ लिक्विफिकेशन increases down the group. Increases down the group. इसके अलावा जीनोन के कंपाउंड्स है, उनकी स्ट्रक्चर है, आप प्लीज उसे एक बार एनसीईआरटी देखना। लिक्विफिकेशन होता है बेटा गैस, ये सारी नोबल गैसेस है ना, ये सारी क्या हैं, ये सब गैसेस हैं। गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन। सर व्हाई वी डोंट स्टडी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, बेटा इनकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है इसलिए इनके बारे में ज्यादा हम डिस्कस नहीं करते हैं।
एनसीईआरटी में जितने एग्जाम्पल्स हैं वो सारे अटेम्प्ट करने हैं आपको। एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी के अंदर मिलता है मुझे बेटा, इसके ऊपर आईआईटी में एक बार क्वेश्चन आ चुका है। एक क्वेश्चन है Cl2 प्लस NaOH gives NaCl प्लस NaClO3 प्लस H2O। इसमें बेटा याद रखना, जब बेस के साथ रिएक्शन कराता हूं मैं हैलोजेंस की, यहाँ 0 से स्टेट -1 में जा रही है और ये कितने में जा रही है, +5 में जा रही है। तो Cl2 क्या हो रहा है, डिसप्रोपोर्शनेट हो रहा है। Cl2 क्या हो रहा है, डिसप्रोपोर्शनेट हो रहा है। Cl माइनस में भी जा रहा है, प्लस में भी जा रहा है। आईआईटी में क्वेश्चन इसके ऊपर ही आया था कि Br2 की रिएक्शन करवाई थी NaOH से और आपसे पूछा था कितना NaBr मिलेगा। NaBrO3 प्लस H2O सिमिलर टाइप की रिएक्शन थी। बैलेंस करोगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 3 6 और यहाँ 3 कर दो। इंटीजर टाइप क्वेश्चन आया था। कोई पूछ रहा है Cl2 का एन फैक्टर क्या होगा। कई बार तुम्हें लगता है आप लोग चेक करते रहते हो मुझे। पढ़ाई पे ध्यान लगा लो बेटा, चिल्लड़ी आवाज करती है। इसके बाद बेटा एनसीईआरटी का पेज नंबर 210, पेज नंबर 210, पेज नंबर 210, 210 पेज नंबर पे ज़ीनोन की कुछ रिएक्शंस हैं। इसमें से आपको चेक करना है कौन कौन सी रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, कौन कौन सी रिएक्शंस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस हैं। ज़ीनोन के जितने कंपाउंड्स हैं, जितनी स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दी हुई है, इन सारी स्ट्रक्चर्स को आपने देखना है। ज़ीनोन नोबल गैस है बेटा, साइज बड़ा है, बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है। वो भी ज्यादातर कंपाउंड जो बनाता है, फ्लोरीन के साथ ही बनाता है। इट्स ऑल अबाउट योर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस कीजिए। जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। पेपर का प्रिंट आउट लेकर के पेपर डिस्कस कर रहा हूं, आप आज का क्या पेपर आया हुआ है, ठीक है। टीएल की सबसे ज्यादा सी में और डी में नजर आ रही है, एल गलत हो गया, डी इज द राइट आंसर। क्या दिक्कत है इसमें, इजी क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है, among the following substituted silanes the one which gives rise to cross linked silicon polymer on hydrolysis is। आपको याद होगा, मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था सिलिकॉन्स, सिलिकॉन्स पढ़ाया था, याद है। रिएक्शन दोबारा से बता रहा हूं, नोट कर लो इसे। हेडिंग डालो सिलिकॉन्स, जल्दी नोट करो इसे। सिलिकॉन्स, these are organosilicon polymers silicon polymers containing SiO-Si linkage. These are formed by hydrolysis of
हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल और एराइल सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसिलेंस that is RMgCl plus SiCl4 gives RSiCl3 plus MgCl2। आप याद करो गिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कैसे होती थी। अगर यहाँ 2RMgCl लूंगा प्लस SiCl4 करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, R2SiCl2 बनेगा प्लस MgCl2 आ जाएगा ट्वाइस। अगर यहाँ 3 लूंगा 3RMgCl प्लस SiCl4 लूंगा तो ये R3SiCl बनाएगा, R3SiCl प्लस 3MgCl2 रिलीज करेगा। R3SiCl forms dimers। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर क्या बना सकता है, RSiCl3 पॉलीमर बना सकता है। इसका आंसर क्या सी होना चाहिए बेटा, आंसर इज सी। सैंड को हीट करने से ग्लास बनता है क्या बेटा, सिलिकेट्स में टॉपिक पढ़ाया था आपको मैंने। वापस आ जाओ। N2 कैन एब्जॉर्ब बाय द कैल्शियम कार्बाइड at the temperature 1000 degree Celsius, then the compound X is formed. Select the correct statement about X। N2 की रिएक्शन कैल्शियम कार्बाइड के साथ कैसी होनी चाहिए। कार्बाइड्स एक्चुअल में क्या बेटा टॉपिक है नहीं सिलेबस में, क्वेश्चन दिया है तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं मैं। द कंपाउंड X is known as nitrolim. It is very good fertilizer. Compound X has cyanamide ion in its structure. All are correct। बिल्कुल कोर मतलब बेसिकली ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बारे में नोट करना चाहते हो तो बेटा एक डेटा मैं दे सकता हूं आपको इसके बारे में कुछ, बट अगेन आई एम टेलिंग यू इस टाइप के क्वेश्चंस को छोड़ना ही समझदारी होती है। रिएक्शन तो इसकी यही होनी चाहिए, दैट इज N2 प्लस कैल्शियम कार्बाइड है CaC2। इसके साथ मेरे हिसाब से X माइनस भी है कंपाउंड में, इसके साथ में बनना चाहिए बेटा CaNCN बनना चाहिए। और क्या होना चाहिए इसके अंदर, प्लस कार्बन रिलीज होना चाहिए, प्लस कार्बन रिलीज होना चाहिए। अगर ऐसा बन रहा है CaNCN बनना चाहिए तभी हम ये ले सकते हैं X हैज साइनामाइड आयन। बिल्कुल सही है। फर्टिलाइजर है नहीं बेटा, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बी चेक करना पड़ेगा मुझे एक बार। ए और सी करेक्ट आ रहे हैं, ए और सी करेक्ट है, ए और सी करेक्ट है, मल्टीपल आंसर है। हाँ तो एक बार बी चेक करना पड़ेगा मुझे। आंसर इसका क्या दिया हुआ है, आंसर डी दिया हुआ है, बोनस तो नहीं करवा रहा मैं। चलिए आगे चलते हैं। टिन ऑन रिएक्शन विद NaOH लिबरेट अ गैस, the same gas is liberated by the reaction of tin with। टिन की जब HCl से रिएक्शन कराऊंगा क्या आना चाहिए, इजी क्वेश्चन है ये तो। अब ये भी क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है बेटा एक्चुअल में तो टिन हमारे सिलेबस में ही नहीं है, H2 रिलीज करता है। अगर टिन की रिएक्शन NaOH से करता हूं H2 रिलीज करेगा, टिन की रिएक्शन HCl के साथ करूंगा तब भी H2 रिलीज करेगा, HNCl2 बनाएगा और H2 रिलीज कर देगा। आंसर डी है फोर्थ का, आंसर इज फोर्थ। आगे चलते हैं। Which of the following is incorrect statement? BS3 is stable compound, बिल्कुल गलत है। बोरोन हाइड्राइड आर रेडिली हाइड्रोलाइज, ये सही है बेटा स्टेटमेंट। बोरोन हाइड्राइड आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ Mg3b विद डाइल्यूट HCl, ये भी सही है।
ऑल बॉन्ड्स ऑफ आर इक्वल, ये बॉन्ड बराबर इक्वल नहीं है, आपको B2H6 बहुत डिटेल में पढ़ाया था क्लास के अंदर। ये वाली बॉन्ड लेंथ अलग है, ये बनाना बॉन्ड्स बनते हैं इसके अंदर। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए और डी इनकरेक्ट है। Which of the following is are true about silicons? They are formed by hydrolysis of R2 SiCl2। नहीं बेटा, R3 SiCl से बनते हैं ये करेक्ट तो है, हाँ करेक्ट है, कर सकता हूं। सेकंड सही है, फर्स्ट सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड है मेड ऑफ, नहीं बेटा ये सिलिकेट्स में होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ SiO4 4- सिलिकेट्स होता है। दे आर मैक्रोमोलिक्यूल, ये सही है। ए बी डी इज द राइट आंसर, ए बी डी। सिलेबस के बाहर का मतलब बेटा जेई के बाहर से क्वेश्चन, जेई में पहले आते थे ऐसे क्वेश्चन, अब नहीं आते हैं। ये आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन आईआईटी का आया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हैं। ए बी सी इसका आंसर होगा। 8th क्वेश्चन क्या है, इनकरेक्ट पूछा हुआ है। BF3 स्ट्रॉन्गर ल्यूइस एसिड देन BBr3। BF3 नहीं बेटा, वीक है, बैक बॉन्डिंग हो जाती है। बोराजीन हैज प्लेनर स्ट्रक्चर, ये सही है। ऑन हीटिंग AlC ऑन हीटिंग विद AlCl3, AlCl3 अगर मैं हीट करा रहा हूं किसके साथ में, H2O है, हीट करा रहा हूं एनहाइड्रस AlCl3 के साथ में, बेटा AlCl6 बना देगा, ये इनकरेक्ट है ये। गलत है, पहले जब हीट करूंगा, अगर मैं हीट करूंगा तो सबसे पहले पानी रिलीज होगा, उसके बाद AlCl6 बनाएगा ये। इसके बाद है दिस इज जिगलर नाटा कैटलिस्ट। नहीं, जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है बेटा, नोट कर लो। कैटलिस्ट का वैसे एक पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, कैटलिस्ट के बारे में एक पूरी टेबल दूंगा मैं आपको, बी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आएगा वो टॉपिक। 9th पर आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। ये सारे ट्रेंड्स क्लास में डिस्कस किए हुए हैं बेटा, ये सारे क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस किए हुए हैं, एक सिंगल भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो क्लास से बाहर हो। 10th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोड्यूसेस फॉस्फीन, ये भी क्लास में करवाया हुआ है, प्लस एनसीईआरटी में चारों रिएक्शंस, चारों ही ठीक हैं। मैक्रोमोलिक्यूल अभी बेटा साइज बढ़ाओ ना। उसके बाद है आपका when a organic compound having 3 center 2 electron as well as 2 center 2 electron bonds reacts with ammonia gas certain temperature gives a compound Y isostructure with benzene BN बनेगा। The compound acts with ammonia at a high temperature produces a hard substance Z inorganic graphite, सही है बेटा, A सही है, B2H6, B है, Z भी सही है, ग्रेफाइट Z क्या है, ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर सिमिलर टू ग्रेफाइट, ये भी सही है। BN बनता था, याद है। आगे चलते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ डाइहैलाइड्स ऑफ ऑर्डर दिस, डाइहैलाइड का स्टेबिलिटी ऑर्डर CH2 SiX2 GX2 सही दे हुआ है। Pb+2 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, Pb+2 इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसके बाद है द एबिलिटी टू फॉर्म p pi मल्टीपल बॉन्ड themselves increases down the group, नहीं बेटा, p pi मल्टीपल बॉन्ड जितना छोटा होगा उतना अच्छा होगा। C pi p pi बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू Pb के। B इज इनकरेक्ट। C है द टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन डिक्रीज, गलत है, नहीं ये सही है, कैटिनेशन डिक्रीज का सही है। D है ऑल फॉर्म ऑक्साइड्स विद द फॉर्मूला MO2, ये भी सही है। A C D इज द राइट आंसर। उसके बाद है हमारे पास इंटीजर टाइप हैं। Which of the following carbides on treatment water give methane? मीथेन एल्केन बना रही है, Be2C होता है, बाकी सारे एल्काइन बनाएंगी। नहीं, CaC2 तो एल्काइन बनाएगा, Be2C बना सकता है। और बेरिलियम और इसके साथ मैच करता है, बेरिलियम के साथ मैग्नीशियम, और बेरिलियम के ऊपर क्या है हमारे पास, एल्युमिनियम। बेटा Al4C3 और Be2C बना सकते हैं, आंसर इज 2। In B4H10
द नंबर ऑफ 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स आर B4H10। आपको याद होगा मैंने 2 टाइप की सीरीज बताई थी, आंसर इज 4, बिल्कुल सही है। फाइंड द नंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग, हटा दो, बेकार क्वेश्चन है। एसएस लिंकेज आपने कर दिया होगा। शीट सिलिकेट के ऊपर एक क्वेश्चन आया है जिसमें पूछा गया कितने ऑक्सीजन होते हैं, ये भी क्लास में करवाया हुआ, आंसर 3 है। लोन पेयर में 8 आंसर है। इट्स ऑल अबाउट योर पेपर। पेपर मोरलेस में इजी कहूंगा, बहुत टफ पेपर नहीं है। जिसने बनाया है बहुत अच्छा पेपर डिजाइन किया है। चलिए आज की क्लास को मैं यहीं रोकता हूं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग सॉल्यूशन टॉपिक शुरू करने वाले हैं। प्लीज 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 एक बार आप पास्ट का मूल कंसेप्ट जरूर पढ़ लेना क्लास 11th का। हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। पैरेलली कुछ कुछ इसके प्रॉब्लम्स डिस्कस करते रहेंगे पी ब्लॉक के। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल।